नमस्कार साथियों। आज हमारा जो चैप्टर है वो संवैधानिक विकास का जो हमने क्रम देखा, उस संवैधानिक विकास क्रम के बाद आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी और संविधान निर्माण की पूरी क्या प्रक्रिया थी। किस प्रकार से संविधान सभा की जो एक मांग है उस मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया और ब्रिटिश सरकार ने उस मांग का समाधान है वो कैसे किया, किस प्रकार से उसके अधिवेशन सत्र या बैठकें आयोजित की गई, किस प्रकार का वाद विवाद हुआ था, कितनी सदस्य संख्या थी, किन किन समितियों का गठन किया गया था, कौन कौन सी उप समितियां थी, संविधान सभा के सदस्य कितने थे और संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, या फिर राजस्थान से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन सी रियासत से कौन कौन सदस्य चुने गए थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। तो एक बड़ा टॉपिक था और संविधान सभा के अंतर्गत हजारों तथ्य थे, फिर भी हमने उन तथ्यों को समेटने का प्रयास किया है ताकि ये जो संविधान सभा के बारे में जो जानकारी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सहायक हो और वैसे ही आप सभी के लिए वो ज्ञानवर्धक हो। तो हम देखते हैं कि संविधान एक तरह से किसी भी देश का संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है। संविधान का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि उस देश का सबसे बड़ा कानून, और संविधान के द्वारा ही उस देश का पूरा जो राजनीतिक ढांचा है उस राजनीतिक ढांचे का निर्धारण किया जाता है कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, नागरिकों के लिए कौन कौन से जो अधिकार है वो अधिकार उपलब्ध होंगे। इन सारी चीजों की जो व्यवस्था है वो संविधान के माध्यम से प्रकट की जाती है। तो जैसे हम टॉपिक में देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और संविधान का निर्माण करने के लिए उस राष्ट्र की जनता के द्वारा एक निकाय का निर्वाचन किया जाता है, एक प्रतिनिधियों की सभा होती है जिसको हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो संविधान बनाने का काम करने वाली जो सभा होती है उस सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। जैसे संविधान बनाने का कार्य करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है, अर्थात प्रतिनिधियों का वो निकाय जो मिल बैठकर तर्क के द्वारा, आपसी वाद विवाद के द्वारा एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि हम हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा ढांचा है, उसमें किन किन प्रावधानों को शामिल करने जा रहे हैं। तो यदि वर्तमान में हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करें, यदि इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अगर हम देखते हैं तो जहां पर लिखित संविधान है उस लिखित संविधान का निर्माण वहां की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, वहां की जनता ने पहले क्या किया, अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया और वही जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों ने आगे चलकर उस देश के लिए संविधान सभा के द्वारा संविधान का है वो निर्माण किया था। यानी कि पहले प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, फिर संविधान सभा के अंतर्गत उन्होंने संविधान सभा में भाग लेते हुए एक संविधान का है वो जो निर्माण किया था। तो आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है, आज हम देखते हैं कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी लोकतांत्रिक देश है, उन लोकतांत्रिक देशों की जो पूरी की पूरी जो शासकीय व्यवस्था है या शासकीय व्यवस्थाओं का जो विधायी आधार है, जो कानूनी आधार है, उस कानूनी आधार का जो एक तरह से बेस है वो बेस संविधान ही है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी देश का जो संविधान है वो संविधान उस देश की एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है।
अब देखो, यह किसी भी राष्ट्र के लिए एक मूलभूत दस्तावेज है। कहने का अर्थ है उस राष्ट्र का सबसे बड़ा कानून है, एक मूलभूत दस्तावेज है। और यह दस्तावेज इस बात की घोषणा करता है कि वहां पर शासन के सिद्धांत कैसे होंगे, शासन का स्वरूप कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए जाएंगे, और सरकार की संरचना को परिभाषित किया जाएगा किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से, कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा, वो अध्यक्षात्मक होगा या संसदीय होगा, शासन व्यवस्था वहां पर एकात्मक होगी या संघात्मक होगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का स्वरूप कैसा होगा, व्यवस्थापिका के कितने सदन होंगे, ठीक है, वहां व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव, कार्यपालिका के सदस्यों का जो चयन है वो, और न्यायपालिका कैसी होगी। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों का जो स्पष्टीकरण है, जो ढांचा है, वो संविधान के माध्यम से ही दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान है वो उसकी जो शासकीय व्यवस्था है उसका मूलभूत दस्तावेज है। वो शासन के सिद्धांतों की घोषणा करता है, नागरिकों के अधिकारों और नागरिकों के स्वतंत्रताओं की घोषणा करता है, और सरकार के एक तरह से स्ट्रक्चर या संरचना को परिभाषित करता है, और वो काम किया जाता है संविधान सभा के, संविधान के द्वारा, कि किस प्रकार की शासकीय व्यवस्था है उस देश में होगी। अब हम अगर बात करें और हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो लिखित संविधान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, वो लिखा हुआ है और सबसे पुराना संविधान है। और देख लो, आज से हमारा जो संविधान सभा 1946 में संविधान सभा के द्वारा संविधान का गठन किया गया था, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो संविधान बना था 1787 में, 1787 में यूएसए के संविधान का निर्माण किया गया था, और 1789 में वो संविधान वहां पर लागू हुआ था। और ये अपने आप में विश्व की पहली संविधान सभा थी। और अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक तरह से देवपुत्रों की सभा थी, जिन्होंने मिल बैठकर अमेरिका के लिए संविधान का निर्माण कराया था। तो अमेरिका में आधुनिक विश्व में पहली जो संविधान सभा थी वो यूएसए की थी, और फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन था उस सम्मेलन में अमेरिकी संविधान की नींव रखी गई थी, जिसको अमेरिका की संविधान सभा के नाम से वो जाना जाता है। तो एक तरह से जो संविधान विशेषज्ञ थे, जो कानूनी विद्वान थे, वो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में इकट्ठे हुए, और जिसको संविधान सभा के रूप में मान्यता दी गई, उन्होंने अमेरिकी संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद बात आती है फ्रांस की। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के द्वारा 1789 या 90 में फ्रांस के संविधान की रचना की गई थी। जो फ्रांस का लिखित संविधान है, उस लिखित संविधान को भी अमेरिकी संविधान से 1 या 2 वर्ष बाद, लगभग 1789 और 90 में तैयार किया गया था। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो क्रांति भी 1787 में घटित हुई थी। उसके बाद है वो फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के रूप में संविधान सभा बैठी, और उस संविधान सभा ने फ्रांस के संविधान का निर्माण किया था। भारत का जो संविधान है वो हम ये देखते हैं कि वो भी क्या है, भारतीयों के द्वारा निर्मित है। और हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, उस राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ समय बाद एक प्रमुख ये भी मांग थी कि भारत का जो संविधान होगा वो स्वयं भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा, उसमें केवल और केवल भारतीय सदस्य भाग लेंगे, और वो मिल बैठकर एक भारत के लिए सर्वसम्मत जो संविधान है उस संविधान को तैयार करेंगे। अब अगर हम देखें कि भारत में संविधान सभा की मांग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किस व्यक्ति या किस संस्था या किस संगठन ने
भारत के संविधान के लिए जो स्वयं भारतीयों के द्वारा निर्मित हो, स्वयं भारतीय उस संविधान सभा में भाग ले और अपने लिए संविधान बनाए, तो इसकी मांग कहां से शुरू होती है? तो हमारा जो संविधान सभा का जो विचार था, वो विचार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की वर्दी के साथ साथ उसकी गहराई से भी जुड़ा हुआ था। प्रारंभ में हमारी जो मांग थी वो संविधान की नहीं थी, लेकिन कालांतर में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक ये प्रमुख मुद्दा था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और वो संविधान सभा भारत के लिए एक सर्वसम्मत संविधान का है वो निर्माण करें। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा जो जिस रूप में हमारा जो संविधान सामने है, वो संविधान स्वतंत्रता आंदोलन की देन है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लिए, स्वशासन के लिए या स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था। और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श थे, उन आदर्शों में एक आदर्श ये भी था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी, इस बात का निर्णय स्वयं भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी, उस मांग को तिलक के द्वारा रखा गया था और तिलक के नेतृत्व में एक विधेयक तैयार किया गया था। उस विधेयक को हमने नाम दिया था, उनके द्वारा नाम दिया गया था स्वराज विधेयक। स्वराज बिल था 1895 में, 95 में यह तैयार हुआ था, 1895 में तिलक के निर्देशन में। अब आप देखिए कि भारत शासन अधिनियम जो 19 था, 19 में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा की थी उस एक्ट के माध्यम से कि भारत में संविधान निर्माण का कार्य ब्रिटिश शासन का है। ब्रिटिश शासन का यह दायित्व है कि वो भारत में एक संविधान का निर्माण करें। तो जब 1919 के एक्ट में यह विचार रखा गया था, तो यहां हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी और जो अन्य संगठन थे, उस संगठन ने इस एक्ट के रूप में जो ब्रिटिश सरकार की जो मंशा थी, उस मंशा का विरोध किया और इस विचार को ध्वनि दी, इस मत को प्रबलता दी कि नहीं, भारत में जो संविधान के निर्माण का जो दायित्व है, वो दायित्व ब्रिटिश सरकार का नहीं है, बल्कि वो भारतीयों का होगा। स्वयं भारतीय अपने लिए जो अपनी शासन के जो रूप में जो नीति है, उसका निर्धारण स्वयं भारतीय करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के विरोध में ही संविधान सभा का विचार छिपा हुआ था। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम की जो उद्देशिका थी, उसमें यह लिखा गया था कि भारत में संविधान बनाने का जो दायित्व है, वो दायित्व ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ब्रिटिश संसद का है, और भारतीयों को ये प्रावधान है, ये प्रावधान स्वीकार नहीं था, बल्कि भारतीय ये चाहते थे कि भारत के चुने हुए लोगों की एक संविधान सभा हो और उस संविधान सभा के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी ने भी 1922 में स्पष्ट रूप से कहा, निश्चित उल्लेख किया कि जो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा था 1919 का जो संविधान था, उसकी प्रस्तावना या उद्देशिका में यह बात लिखी हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा यह स्वराज ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, बल्कि यह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगा। अर्थात हमें हमारी संविधान कैसा होगा, हमारा शासकीय या राजनीतिक हमारा ढांचा कैसा होगा, ये स्वयं भारतीय लोगों की जो इच्छा होगी, लोगों का जो एक तरह से शासकीय संस्थाओं के प्रति, शासकीय ढांचों के प्रति किस प्रकार की यहां व्यवस्था को स्वीकार करना है, ये एक तरह से भारत की समस्त जनता या भारत के लोगों का निर्णय होगा। उसमें किसी भी विदेशी सरकार को दखल की अनुमति या उनकी इच्छा को स्थान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए मई
1927 का है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बंबई में, और उसमें कांग्रेस के एक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, और प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत के सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा कर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करें। आप देखो उसमें क्या, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, और इधर 1927 में ये कांग्रेस का जो बंबई अधिवेशन था, उसमें मोतीलाल नेहरू ने जो ये विचार कही थी कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे कांग्रेस कार्य समिति, तो उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव थे, जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। अब बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीयों के द्वारा कोई एक सर्वसम्मत संविधान है वो भारत के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार करते हुए जो नेहरू समिति है वो 1928 में नियुक्त की थी, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1928 में। उसमें उस समिति के द्वारा जिसके अध्यक्ष थे, जो नेहरू समिति थी उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब इस समिति ने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उन्होंने भारतीय संविधान की एक प्रारूप या एक खाका, एक ढांचा प्रस्तुत किया था, जिसमें स्वतंत्रता, अधिकारों की व्यवस्था और जो शासकीय संरचनाएं थी उसको परिभाषित किया गया था। तो एक तरह से जो लॉर्ड बर्किनहेड ने जो चुनौती दी थी, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए नेहरू जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक संकेत है वो हमें मिलते हैं, और उसमें कई प्रावधानों को उन्होंने वो शामिल किया था। अब कांग्रेस की औपचारिक मांग कब थी, और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की इस औपचारिक मांग का कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा हो, तो उसका क्या जवाब दिया। तो 1934 में पहली बार 1934 में पहली बार जो कांग्रेस कमेटी थी, उस कांग्रेस कमेटी में जो कार्य समिति थी, उस कार्य समिति ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान की जो मांग थी उस मांग को प्रस्तुत किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, कि भारत में एक संविधान सभा हो, और उस संविधान सभा में जो चुने हुए होंगे वो केवल और केवल भारतीय होंगे। उसके बाद कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा में एक अधिवेशन होता है, और हरिपुरा के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और जो वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत की जनता के द्वारा चुनी गई हो। तो कांग्रेस पार्टी ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि संविधान सभा केवल और केवल भारतीय जनता के द्वारा चुनी जाएगी, और वो व्यक्ति चुनाव करेंगे जिनको वयस्क मताधिकार प्राप्त हो, और उसमें केवल और केवल है वो भारतीय है वो शामिल होंगे। तो जब कांग्रेस की 1934 और 1938 के बाद संविधान सभा की स्पष्ट मांग ब्रिटिश सरकार के सामने आती है, तो ब्रिटिश सरकार ने फिर इस मांग का जवाब दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, और हमने देखा कि 1940 में जब लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है, और अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि भारत में एक संविधान सभा की है वो स्थापना की जाएगी। जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिए गए थे, उसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकारा था, लेकिन उसमें किसी योजना का या उसमें कोई संविधान सभा का विस्तृत जो खाका या जो ढांचा है वो प्रस्तुत नहीं किया गया था। अब 40 के दरमियान ही 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, और ब्रिटेन में जो युद्ध कैबिनेट थी, यानी कि
मंत्रिमंडलीय वो समूह जो युद्ध के बारे में ब्रिटिश सरकार के निर्णय लेते थे, उसमें एक सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल 1942 में। तो विंस्टन चर्चिल ने कॉमन सभा में यह कहा कि युद्ध कैबिनेट भारत में राजनीतिक समझौते को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत में आंदोलन चल रहा था और भारतीय जो नेता थे वो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो भागीदारी थी उस भागीदारी को लेकर विरोध कर रहे थे कि भारत के द्वारा ब्रिटिश सरकार को इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग है वो नहीं दिया जाएगा। तो फिर चर्चिल ने कॉमन सभा में यह कहा कि युद्ध जो कैबिनेट है वो भारत में समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाने पर सहमत है। तो इसी उद्देश्य के लिए युद्ध कैबिनेट के एक सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स, जिनके नेतृत्व में वार्ता करने के लिए जो एक आयोग है, जो एक सदस्य था वो भारत आया था। तो उस आयोग के द्वारा भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी संगठन है, उनसे उन्होंने चर्चा की और चर्चा के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो ब्रिटिश सरकार को दी थी। तो क्रिप्स के सुझावों के आधार पर युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा जो 1942 को सामने आई थी को की गई और ये जो घोषणा थी, इसी प्रारूप घोषणा को क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। जो सुझाव स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यहां चर्चा करने के बाद ब्रिटिश सरकार को दिए थे और देने के बाद उस युद्ध कैबिनेट की जो प्रारूप घोषणा थी उसी को क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। और उसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुरंत भारत के लिए एक संविधान सभा की है वो स्थापना की जाएगी। तो आप देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसको आप युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा के रूप में देखते हैं, यानी कि युद्ध कैबिनेट की ये जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन था वार कैबिनेट का, यही क्रिप्स प्रस्ताव कहलाता है और इसमें संविधान सभा का स्पष्ट उल्लेख था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था और इस क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन कोई विस्तृत योजना संविधान सभा की इसमें नहीं थी। अब बात है कि कुछ समय बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसको हिंदी में कैबिनेट मिशन को हम मंत्रिमंडलीय योजना कहते हैं। तो वो कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत आकर यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग या अन्य जो भी राजनीतिक दल थे या जो भी संगठन थे उनसे चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श करने के बाद अपनी योजना को प्रकाशित करता है। तो आप यहां देखो, फरवरी 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एवं भारत मंत्री, पहले हमने ये पढ़ा था कि 1858 का जो एक्ट लाया गया था उस एक्ट में एक भारत मंत्री का प्रावधान किया गया था। तो इस समय भारत जो मंत्री थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत में स्वराज स्थापित करने के लिए और भारतीय नेताओं से चर्चा के लिए मंत्रियों के एक समूह को, जो कैबिनेट मंत्री थे, क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दो संस्थाएं होती है, जिसमें मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री या उप मंत्री है तो शामिल होते हैं। और इसी मंत्रिपरिषद का एक जो छोटा रूप होता है वो होता है कैबिनेट के रूप में। तो मंत्रियों का एक समूह भारत भेजेगी, वो भारतीय नेताओं से चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद अपनी स्वराज की स्थापना के लिए अपनी जो रिपोर्ट है वो देगा। तो जो मंत्रिमंडलीय जो मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था,
अपनी कैबिनेट मिशन योजना के उद्देश्यों को लेकर उसमें 3 सदस्य थे। भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और नौवन विभाग के प्रथम जो लॉर्ड थे एवी अलेक्जेंडर जो भी इसके सदस्य थे। तो यानी कि इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस। अब आयोग आया, आयोग ने विभिन्न नेताओं से चर्चा की कि भारत में किस प्रकार से स्वराज की है वो स्थापना हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि भारत आने के बाद आयोग ने अपनी जो योजना थी उस योजना को प्रकाशित किया और उस योजना में जो पाकिस्तान की जो मांग थी उस मांग को कैबिनेट मिशन के द्वारा पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया था। और कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भारत भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत विभाजन का जो विचार है वो विचार उसको यथार्थ में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। अब कैबिनेट योजना मिशन था, उस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी वो मई 1946 में प्रकाशित हुई थी। उन विशेषताओं को हम देखते हैं। अब भारत आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से चर्चा करने के पश्चात 6 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक घोषणा की थी जिसको कैबिनेट मिशन योजना के नाम से वो जाना जाता है। यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे स्वराज स्थापना को लेकर उसको कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। और उन्होंने इस बात को अब स्वीकार कर लिया कि भारत में एक नया संविधान होगा और उस संविधान के 3 आधार होंगे। 3 आधार कैसे कि एक होगा भारत संघ और भारत संघ के 2 मुख्य इकाइयां होगी जिसमें पहला होगा ब्रिटिश प्रांत और दूसरे होंगे देशी राज्य। तो ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्यों को लेकर है वो भारत संघ की स्थापना की जाएगी। अब नवे संविधान का जो संविधान सभा होगी उस संविधान सभा में सदस्य कैसे होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, उनके प्रतिनिधित्व का तरीका कैसे होगा, उसके ऊपर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया था। अब घोषणा में वयस्क मताधिकार को सैद्धांतिक रूप से यानी कि स्वीकार तो किया गया। यह कहा गया कि संविधान सभा के गठन में यानी कि संविधान सभा के जो प्रतिनिधि होंगे उनका जो चुनाव किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। किंतु तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, सरकार के पास मशीनरी नहीं थी, वित्तीय साधनों का अभाव था, जो जनता थी, जनता में शिक्षा का स्तर भी कम था, इसलिए जो वयस्क मताधिकार का जो विचार था उस विचार को एक बार व्यवहारिक नहीं माना गया था। और ये प्रावधान किया गया कि संविधान सभा का जो गठन है वो गठन प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जनता के द्वारा प्रांतीय जो विधान परिषदों के जो सदस्य थे उन सदस्यों के चुनाव जो जनता के द्वारा किया गया है और उनके द्वारा है वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। क्योंकि समय भी कम था, संसाधनों का भी अभाव था, वित्तीय संसाधनों की भी कमी थी, कई कारण थे जिन कारणों को देखते हुए वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान था, जो विचार था, उसको अव्यवहारिक मानते हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पद्धति है उस पद्धति को संविधान सभा के लिए स्वीकार किया गया था। प्रांतों एवं राज्यों से प्रतिनिधित्व के लिए ये एक फॉर्मूला रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है वो संविधान सभा के रूप में भेजा जाएगा। यानी कि एक प्रतिनिधि के द्वारा
कम से कम 10 लाख की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया गया। लेकिन अभी तक देशी रियासतों के संबंध में जो प्रतिनिधित्व की जो पद्धति थी उसका खुलासा नहीं किया गया था। इसलिए देशी जो संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठकें थी उस प्रारंभिक बैठकों में देशी रियासतों के सदस्यों ने कुछ बैठकों के बाद है वो संविधान सभा में भाग लेना शुरू किया था। अब कितनी संख्या थी, तो टोटल जो सदस्य संख्या रखी गई थी वो संविधान सभा में 389 रखी गई थी, 389। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटेन से 292 सदस्य, जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 292, देशी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य लिए जाने का प्रावधान था। जो मुख्य प्रशासित क्षेत्र थे उस क्षेत्र से 4 सदस्य, क्योंकि उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी 4 थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक तथा बलूचिस्तान जो इलाका अभी पाकिस्तान में है, तो ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे और ये तय किया गया था इन चारों क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में आएगा। तो टोटल सदस्य संख्या जो संविधान सभा की थी वो 389 थी, जिसमें से ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। अब इन सदस्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। 3 वर्ग रखे गए थे, क, ख और ग। ठीक है, क जो वर्ग था उसमें मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश या जिसको मध्य प्रांत के नाम से पहले कहते थे, बरार, मध्य प्रांत तथा बरार तथा उड़ीसा, ये क वर्ग में शामिल थे और इनको है वो टोटल 87 है वो सदस्य दिए गए थे। जो ख वर्ग था उस ख वर्ग में उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो राज्य थे, जैसे पंजाब हो गया, उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत हो गया और सिंध हो गया, इसको ख वर्ग में रखा गया इन तीनों प्रांतों को, और यहां से 35 सदस्यों को जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया था। और जो ग वर्ग था उसमें बंगाल और असम जो राज्य थे, जो भारत के जो पूर्वी हिस्से में स्थित है दोनों राज्य है, उसमें उनको शामिल किया गया था ख वर्ग में, और यहां से 70 सदस्यों के जो चुनाव का है वो निर्धारण है वो किया गया था। अब चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, जैसे मैंने कहा 4 थे। अब अजमेर और मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जो चयन हुआ था संविधान सभा हेतु, और सबसे पहले राजस्थान की ओर से संविधान सभा में अगर किसी ने भाग लिया तो वो सदस्य थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। दिल्ली से पहले आसफ अली का चुनाव हुआ था, उसके बाद देशबंधु गुप्ता का जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होने के कारण संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो दूसरा जो चीफ कमिश्नर, हमने पहला क्षेत्र देखा अजमेर और मेरवाड़ा का, दूसरा क्षेत्र था चीफ कमिश्नर क्षेत्र वो था दिल्ली। इसमें पहले आसफ अली का इलेक्शन हुआ, उसके बाद देशबंधु गुप्ता का इलेक्शन हुआ था। तीसरा कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, एक ऐसा चीफ कमिश्नर क्षेत्र था जहां से सीएम पुना का कुर्ग विधानसभा के विधान जो परिषद थी उसके द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो तीनों ये आपको जो सदस्य है वो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, दिल्ली से पहले आसफ अली और देशबंधु गुप्ता, और उसके बाद कुर्ग कर्नाटक से सीएम पुना का जो है वो कुर्ग विधान परिषद के द्वारा चुने गए थे। अब चौथा जो क्षेत्र था चीफ कमिश्नर क्षेत्र, हालांकि वो भारत पाक विभाजन के बाद है वो पाकिस्तान में चला गया था, तो यहां के सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जिनका निर्वाचन हुआ था मुस्लिम लीग से वो चुने गए थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो प्रारंभिक बैठकें थी उसमें भाग नहीं लिया, तो उन्होंने भाग नहीं लिया और भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद ये क्षेत्र है वो पाकिस्तान को चला गया था। तो जो 4 क्षेत्र थे उसमें 3 वो भारत के पास रहे थे, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली और कुर्ग कोडगू। अब
जैसे शुरू में मैंने कहा था कि प्रांतों में जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी वो निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की थी। और वहां के जो विधान परिषद के जो सदस्य थे उन सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना था। अब आता है कि देशी राज्य थे, देशी राज्यों के लिए जो प्रतिनिधित्व का जो तरीका था वो राज्य और संविधान के सदस्य जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें एक समिति नियुक्त की गई थी, वार्तालाप समिति थी, उसके द्वारा तय किया जाता था। तो वार्तालाप समिति ने देशी राज्यों से वार्ता की, वार्ता के बाद यह स्वीकार किया कि देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों तरीके होने चाहिए। पहला तरीका था मनोनयन का और दूसरा था निर्वाचन का। अर्थात देशी राज्यों के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो मनोनयन और निर्वाचन के तरीके के साथ है वो स्वीकार किया गया था। अब अलग अलग और भी जो ये जो कैबिनेट मिशन था उसकी जो घोषणा थी, मंत्रिमंडलीय जो मिशन था उसकी और भी घोषणा थी, उसमें अन्य भी प्रावधान थे कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा की बैठक प्रारंभिक बैठक कब आयोजित की जाएगी, उसके विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी है जैसे संविधान सभा के सभापति है, उपसभापति है, ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होगा, या फिर नागरिकों के लिए अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों एवं अपवर्जित क्षेत्रों के अधिकार हेतु सलाहकार समिति का भी गठन है वो किया गया था। यानी कि अलग अलग प्रावधान थे। संविधान सभा ने प्रतिनिधित्व के साथ साथ अंतरिम सरकार के बारे में भी अपनी रिपोर्ट दी थी और अंतरिम जो सरकार थी उस अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष थे वो वायसराय थे, उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल थे। तो कई प्रावधान थे। संविधान सभा के गठन का विस्तृत उल्लेख था, उसमें संविधान सभा की प्रारंभ बैठक का उल्लेख था, सभापति के बारे में या अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के बारे में उल्लेख था, नागरिकों अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों के अधिकारों हेतु भी एक सलाहकार समिति के गठन का भी है वो उल्लेख किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा अन्य जो प्रावधान किए गए थे उसका उल्लेख हमें वो इस जो कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी उसमें देखने को मिलता है। अब जैसे पहले मैंने कहा था कि कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय जो परिस्थितियां थी तात्कालीन उसका अध्ययन करते हुए सभी दलों से विचार विमर्श किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल और भी छोटे मोटे जो भी संगठन थे सभी से विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद अपना है वो निर्णय दिया और उस निर्णय में यह कहा कि पाकिस्तान की जो मांग है वो मांग व्यवहारिक नहीं है। तो पाकिस्तान के मांग को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। अब संविधान सभा की विस्तृत योजना थी। तो संविधान सभा के निर्वाचन होते हैं, वो निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, क्योंकि मई में तो क्या होती इसकी विस्तृत घोषणा का प्रकाशन हुआ था, लेकिन इधर ब्रिटिश सरकार के ऊपर धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी हो रही थी, क्योंकि 1946 में जब नौ सैनिक विद्रोह हुआ था, तो नौ सैनिक विद्रोह होने के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अब भारत में लंबे समय तक जो ब्रिटिश राज को कायम रखना मुश्किल है। तो एक तरह से अब अंग्रेजी सरकार के मन में यह धारणा घर कर रही थी कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें भारत का जो शासन है वो भारतीयों के कंधों पर है वो डाल देना चाहिए। ठीक है, तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे। देशी राज्यों से प्रतिनिधि के तरीके पर अभी तक निर्णय शेष था, इसलिए मैंने पहले कहा था कि संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठकें थी, प्रारंभिक बैठकों में संविधान सभा में देशी राज्यों के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। संविधान सभा की कुछ बैठकों के बाद देशी राज्यों से जो भी प्रतिनिधि थे, चाहे जिनका मनोनयन के आधार पर
या निर्वाचन से उनका पद्धति से संविधान सभा के वो सदस्य बने थे, बाद में उन्होंने भाग लेना शुरू किया था। तो संविधान सभा की एक वार्तालाप समिति थी, उस समिति ने देशी राज्यों के साथ में वार्ता की। समिति का जैसे पहले हमने ये देखा था, उस समिति को कहा गया वार्तालाप समिति, जिसमें संविधान सभा के सदस्य थे और उन सदस्यों के द्वारा देशी राज्यों से विचार विमर्श करके वहां पर प्रतिनिधित्व की जो पद्धति थी उसका निर्धारण करना था। तो यही बात यहां है कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। चुनाव परिणाम, जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अब चुनाव परिणाम में किस पार्टी को कितने सीटें मिली थी, किसका प्रतिनिधित्व था, तो ब्रिटिश प्रांतों से जो कांग्रेस, हमने पहले देखा कि टोटल 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे। 296 से 205 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हुए थे, जिनमें से 175 कांग्रेसी थे, 171 सामान्य थे और 4 जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव जीता था, मुस्लिम लीग से वो चुनाव नहीं जीते थे। तो 230 जो कांग्रेस के द्वारा नामांकित थे, यानी कि जो कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे। 175 सदस्य तो कांग्रेस में सक्रिय थे, जिसमें 4 मुस्लिम भी थे और 30 कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए कई बार जब हम संविधान सभा की आलोचना पढ़ते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से 30 जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको नामांकित किया, जो कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वसम्मत संविधान बनाने के लिए एक सहमति के सिद्धांत के साथ, एक समायोजन के सिद्धांत के साथ इन 30 सदस्यों को मौका दिया था और मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो 73 है वो निर्वाचित हुए थे। अब एकमात्र जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी जो सदस्य थे वो थे सोमनाथ लाहिड़ी। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्या साम्यवादी दल का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था या नहीं था। प्रतिनिधित्व था, एकमात्र सदस्य चुने गए थे सोमनाथ लाहिड़ी। हालांकि बाद में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, फिर भी प्रारंभिक तौर पर इनका निर्वाचन हुआ था। सिखों ने प्रारंभ में निर्वाचन का बहिष्कार किया कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, लेकिन बाद में 1946 अगस्त तक जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम भी इस निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदार होंगे, हम भी भाग लेंगे। अब भारत विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा। भारत विभाजन के कारण बंगाल से संविधान सभा हेतु पुनः निर्वाचन के कारण एकमात्र जो सदस्य थे साम्यवादी सोमनाथ लाहिड़ी, वो अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। यानी कि सोमनाथ लाहिड़ी साम्यवादी पार्टी के सदस्य थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत विभाजन होता है, क्योंकि सोमनाथ लाहिड़ी का जो चुनाव था वो बंगाल से था, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी पहले जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो जो निर्वाचन था वो निर्वाचन वापस बंबई से हो गया था, तो वो तो वापस सदस्य बन गए, लेकिन साम्यवादी पार्टी के सोमनाथ जो लाहिड़ी थे वो उनकी सदस्यता उसी समय तक रही, जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ उनकी सदस्यता है वो समाप्त हो गई थी। तो जैसे यहां लिखा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। सदस्य को भी लेकर साम्यवादी दल की क्या भूमिका थी, क्या प्रतिनिधित्व था या नहीं था, तो प्रारंभिक तौर पे था, लेकिन विभाजन के बाद साम्यवादी दल का कोई सदस्य अंदर नहीं रहा। अब 1946 के जैसे ही निर्वाचन हुए, निर्वाचन में अंबेडकर बंगाल से निर्वाचित हुए थे, किंतु विभाजन के कारण उनकी सदस्यता गई, तो वापस बंबई प्रेसिडेंसी से
कांग्रेस के सहयोग से पुनः निर्वाचित हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके निर्वाचन में सहयोग किया था, तो भीमराव अंबेडकर है वो मुंबई से वापस निर्वाचित हो गए थे। हैदराबाद के टोटल सदस्य 16 थे। हैदराबाद बड़ी रियासत थी, देसी राज्यों के रूप में या देसी रियासत के रूप में, वहां से 16 सदस्य थे। लेकिन हम पढ़ते हैं कि जब देसी रियासतों का विलय हुआ था तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनका काफी समय बाद विलय की जो प्रक्रिया थी, अंतिम विलय जो है वो हैदराबाद और जूनागढ़ का होता है। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और ऑपरेशन पोलो की कार्रवाई के तहत हैदराबाद की जो रियासत थी, वहां के जो नवाब थे, वो कुछ दिन तक तो ये कहा उन्होंने कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये मंशा जाहिर की कि हम स्वतंत्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन में या जो इससे पहले कैबिनेट मिशन या इसके बाद जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसमें देशी रियासतों को इस बात की छूट थी कि या तो वो भारतीय संघ में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, या अपना अगर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो भी वो शामिल हो सकते हैं। तो हैदराबाद ने संविधान सभा में अपने सभी 16 सदस्यों को संविधान सभा में नहीं भेजा, और ये जो उनके स्थान थे, ये उनके स्थान है वो रिक्त रहे थे। क्योंकि हमने ये देखा कि जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, संविधान की प्रतियों पर, उस समय टोटल है वो 284 सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर है वो हस्ताक्षर किए थे। तो इसलिए हैदराबाद से जो 16 सदस्य थे, उन 16 सदस्यों ने संविधान सभा की कार्रवाई में भाग नहीं लिया और उनके स्थान है वो रिक्त रहे थे। अब भारत विभाजन तथा अन्य कारणों से संविधान सभा में भी कई बार क्या हुआ, प्रत्येक राज्य से संविधान सभा के सदस्यों की जो घटत या वो बढ़त रही थी। कई राज्यों में कम हुए, कई राज्यों में बढ़ गए, भारत विभाजन भी हो गया। तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में क्या स्थिति थी? तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था या आत्मार्पित किया था, उस समय जो अंतिम जो संख्या रही थी वो रही थी 324 सदस्यों के रूप में। आप उसमें क्या क्या किन किन इकाइयों से कितने सदस्य थे, तो हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से टोटल जो सदस्य थे वो थे 232, और जो देशी जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे वहां से सदस्य थे 3। क्योंकि पहले हमने देखा था दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग, ये 3 जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे ये भारत में रहे, और चौथा क्षेत्र बलूचिस्तान के रूप में था। तो भारत पाक विभाजन के समय वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। तो वहां के जो संविधान सभा के रूप में जो निर्वाचित सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वो पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य वो बन गए थे। तो हम ये कहेंगे कि अंतिम रूप से 26 नवंबर को संविधान सभा में टोटल सदस्य 324 थे, जिसमें 232 गवर्नर प्रांतों से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 3 प्रतिनिधि और देशी राज्यों से 89 सदस्य थे, 89। अब कई बार एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि कुछ सदस्यों के निर्वाचन को लेकर कुछ ये कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, वो सदस्य निर्वाचित हुए लेकिन भारत की संविधान सभा में कभी भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तो भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में ऐसे चर्चित जो चेहरे थे वो कौन से थे जिनको हम ये सुनते हैं कि उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया या नहीं लिया? तो उसमें देखो आप, संविधान सभा के जो अनिर्वाचित सदस्य थे उसमें महात्मा गांधी शामिल थे, सर तेज बहादुर सप्रू शामिल थे और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये तीनों जो सदस्य थे, ये सदस्य संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं थे, अनिर्वाचित सदस्य थे, इसलिए इन्होंने संविधान सभा की बैठकों में वो भाग नहीं लिया या कार्रवाई में भाग नहीं लिया था। अब संविधान सभा के जो हम चर्चित सदस्य देखते हैं, उनका निर्वाचन कहां से हुआ था, वो किस राजनीतिक संगठन या दल से संबंधित थे? ये कई बार जो सवाल है या जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है।
तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे उस समय अखिल भारतीय हिंदू परिषद के, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा नामांकित किया गया बंगाल से। अभी हमने देखो पहले पढ़ा था कि जब जुलाई अगस्त 1946 में इस संविधान सभा की निर्वाचन होता है तो कांग्रेस पार्टी को 205 सीट मिली थी, जिसमें 100 जो 75 सदस्य थे, 175 या 174 जो सदस्य थे वो सक्रिय कांग्रेसी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 30 सदस्य ऐसे सदस्यों को नामांकित किया था जो कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे। इसलिए संविधान सभा की मैंने पहले कहा था, आलोचना की जाती है कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, तो वो आलोचना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वसम्मत, एक सहमति और एक समायोजन के सिद्धांत के साथ अन्य जो लोग थे, जो सक्रिय थे, जो कानूनविद थे, जो संविधान के ज्ञाता थे, विधि विशेषज्ञ थे, उनको भी मौका दिया था। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, अध्यक्ष ऑल इंडिया, जो मुस्लिम लीग में उनकी सक्रिय भूमिका थी और उनका द्विराष्ट्र सिद्धांत था, ठीक है, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो भारत पाक विभाजन हुआ, उनका निर्वाचन है वो पंजाब से हुआ था। जिन्ना पंजाब से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, हालांकि उन्होंने मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों के साथ संविधान का बहिष्कार कर रखा था, तो मुस्लिम लीग ने उस संविधान सभा की जो बैठक में वो भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले कहा था, मैंने कहा कि बंगाल से निर्वाचन हुआ था, भारत पाक विभाजन हुआ तो वहां से उनकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। वापस कांग्रेस पार्टी ने जो बंबई प्रेसिडेंसी है वहां से मौका दिया और वो वहां से संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक है। तो बंगाल से थे। बंगाल के बाद इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट, फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, कांग्रेस द्वारा नामांकित, बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। जगजीवन राम डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के अध्यक्ष थे, कांग्रेस द्वारा नामांकित थे, बिहार से निर्वाचन हुआ था। हंसा मेहता, जिन्होंने जो भारतीय ध्वज है वो उस ध्वज को जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, सभापति थे, उनको सौंपा था, उनका जो निर्वाचन था वो बंबई से हुआ था। कामेश्वर सिंह, अध्यक्ष ऑल इंडिया लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के स्वतंत्र सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे और वो बिहार से निर्वाचित हुए थे। अब संविधान सभा के पदाधिकारी को लेकर कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे, स्थायी कौन थे, उपाध्यक्ष मनोनीत कौन थे और कौन है वो निर्वाचित उपाध्यक्ष थे, कितने उपाध्यक्ष थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले जो अस्थायी सभापति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज भी जब हम देखते हैं कि जब लोकसभा या विधानसभा का गठन होता है तो पहले दिन जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको अस्थायी सदस्य के रूप में राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उनका काम होता है जो बाकी सदस्य उनको शपथ दिलाना। तो संविधान सभा में भी क्या हुआ, संविधान सभा की जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि वयोवृद्ध या वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति है वो नियुक्त किया जाए। तो नियुक्त किया गया उनको। पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को आचार्य JB कृपलानी ने डॉक्टर सिन्हा को संविधान सभा की कार्रवाई में आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। तो जैसे आज भी जब लोकसभा या विधानसभा की जो पहली बैठक होती है निर्वाचन के बाद, उसमें जब अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उस समय चुनाव के पश्चात जो सदन के नेता होते हैं वो और विपक्ष के नेता, वो दोनों जो अध्यक्ष या जो सभापति है उनको अपने आसन तक है वो आसन ग्रहण करवाने के लिए वहां आसन तक छोड़ करके आते हैं। तो वो जो परंपरा हमारी संविधान सभा में थी वही परंपरा आज भी है वो विद्यमान है। डॉक्टर सिन्हा ही संविधान सभा की पहली बैठक के सभापति रहे। संविधान सभा में बोलने वालों को पहले जो वक्ता थे उसमें JB कृपलानी थे। यानी कि जैसे ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने आसन ग्रहण किया, उनकी अनुमति से अगर संविधान सभा में अगर पहले विचार रखे थे, पहले जो वक्ता थे वो आचार्य JB है वो कृपलानी थे। अब स्थायी सभापति और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, निर्विरोध सभापति थे।
जैसे ही 9 दिसंबर के बाद संविधान सभा की जो बैठक होती है, उस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उस तीसरी बैठक थी, यानी कि 11, 9, 10 और 11 तारीख को इनका निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से 2 वैध नामांकन पत्रों में पहले के प्रस्तावक जेबी कृपलानी थे। दूसरे जो प्रस्तावक थे वो थे हरे कृष्ण मेहताब, समर्थक है वो नंद किशोर दास थे। क्योंकि निर्वाचन में प्रस्तावक और अनुमोदक आज भी हमारे यहाँ पे जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें ये जो प्रावधान है वो आज भी शामिल किया गया, आज भी जारी है। अब उपसभापति को लेकर कि संविधान सभा के मनोनीत या निर्वाचित उपसभापति कितने थे, तो पहले जो मनोनीत उपसभापति थे वो थे एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया था। तो पहली बैठक में सभापति भी मनोनीत थे और उपसभापति भी मनोनीत थे। प्रारंभ में केवल एस.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यानी कि केवल पहली बैठकें थी, उन बैठकों में एच.सी. मुखर्जी या हरेंद्र कुमार मुखर्जी को पहला उपाध्यक्ष निर्वाचित किया था। तो एक ही जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। भारत विभाजन के कारण मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, किंतु पुनर्निर्वाचन से पुनः संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। तो आपने पहले देखा था कई सदस्य थे, जैसे साम्यवादी दल के सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी, उनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन भारत पाक विभाजन होने से उनकी सदस्यता है वो निरस्त हो गई थी, लेकिन वो वापस नहीं चुने गए थे। लेकिन बंगाल से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था, निरस्त हुआ, लेकिन वो बंबई प्रेसिडेंसी से वापस चुने गए थे। तो यहां पर ये भी मुखर्जी है वो सदस्य नहीं रहे थे। हालांकि संविधान सभा के वो सदस्य बन गए थे, लेकिन वापस है वो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव हुआ। और उनके साथ साथ एक और उपाध्यक्ष, देखो कोई भी अगर संस्था है, संगठन है, उनके अध्यक्ष एक ही होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। जब हम यूएनओ को पढ़ते हैं, आज भी जब हम यूएनओ को पढ़ते हैं, तो यूएनओ में प्रतिवर्ष जब सितंबर में बैठक होती है तो उसमें जो यूएनओ की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसका एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। तो उसी प्रकार हमारी जो ये संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में एक अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया था। तो आप देखिए 6 जुलाई 1947 को यहां पर 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया था। एस.सी. मुखर्जी भी थे और वी.टी. कृष्णमाचारी, उनका भी निर्वाचन किया गया। भारत विभाजन के कारण संविधान सभा ने अपने नियमों में परिवर्तन कर 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया था। तो अब क्लियर है कि पहले अध्यक्ष मनोनीत थे फ्रैंक एंथोनी, उसके बाद कुछ समय तक एक निर्वाचित अध्यक्ष थे, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा ने नियमों में परिवर्तन करते हुए 2 उपाध्यक्ष का प्रावधान किया था। उसमें एक एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी थे। अब आप ये देख रहे हैं जो मनोनीत हमारे जो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो थे फ्रैंक एंथोनी, जिनके ऊपर बाद में भारत सरकार के द्वारा जो डाक टिकट है वो भी जारी किया गया है। ये थे एच.सी. मुखर्जी और इधर ये थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये दोनों निर्वाचित उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, एच.सी. मुखर्जी। तो ये जो हमारे संविधान जो सभा थी, उस संविधान की सभा के पदाधिकारी कौन थे, क्या थे, कब थे, कैसे बने, किस प्रकार से बने, उसके बारे में प्रावधान थे। वो बात वापस है कि संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, 9 दिसंबर का उनका मनोनयन हुआ था। पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे 25 जनवरी 1947 से, और फिर 2 उपाध्यक्ष हो गए 6 जुलाई 1947 से एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में हमने संविधान सभा का जो गठन था,
जो कैबिनेट मिशन जो योजना थी, उस योजना में उसके गठन का क्या तरीका रहा था, उसके कितने पदाधिकारी थे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसको हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कितने अधिवेशन हुआ और किस अधिवेशन में किस प्रकार के निर्णय लिए गए, कार्रवाई की गई।